नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक लाभ के लिए करें जूट की खेती। कद्दू वर्गीय फसलों में नेमाटोड की समस्या और रोकथाम के उपाय। बिहार में जूट नकदी फसलों में से एक फसल है। फिलहाल अभी इसकी बुआई का सही समय चल रहा है, तो जो किसान इसकी खेती करने की सोच रहे हैं वे कौन कौन सी बातों में ध्यान रखते हुए इसकी खेती करें, इस बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर कुमार से। किसान भाई नमस्कार। किसान भाई सबसे पहले आप जान लें कि जूट की खेती हमारे बिहार में खास करके कई जिला है जहां पर जूट की अच्छी खेती होती है और उससे हमारे किसान काफ़ी आमदनी इनकम उससे ले रहे हैं। तो किसान भाई इसके लिए आप जान लें किसान भाई कि लाइट सैंडी-लोम से लेके सैंडी-लोम भूमि इसके लिए उपयुक्त होती है, जिसमें कैल्केरियस की मात्रा नहीं के बराबर हो। वो भूमि इसके लिए काफ़ी पाट और जूट के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है किसान भाई। और इसका सोइंग टाइम जो है किसान भाई आप जान लें कि फरवरी के अंतिम फरवरी से लेके ये मई तक, लास्ट मई तक इसको लगाया जाता है। और इसमें दो तरह के जो जूट होते हैं जिसको पाट भी कहते हैं, उसमें एक ओलिटोरियस होता है, एक कैप्सुलरीज होती है। तो किसान भाई जान लें कि ओलिटोरियस जो होता है उसको सोना तोता या मीठा या मनुयासी जूट कहते हैं, पाट कहते हैं, जिसका प्रभेद कुछ खास है। जैसे कि जो अच्छी प्रभेद है, इम्प्रूव्ड वेराइटी है, उसमें JRO 524 है, JRO 632 है, JRO 878 है किसान भाई, और JRO 66 और एक और प्रभेद है जो कि S19 है। ये किसी प्रभेद का आप किसान भाई चयन करके आप लगाएंगे। उसी तरह किसान भाई कैप्सुलरिस जो एक वैरायटी है जिसको सादा तीता या जलयासी पाट कहते हैं, कुछ इम्प्रूव्ड जो उन्नत किस्म है वो JRC 212, JRC 321, JRC 74, 47 है। ये किसी भी प्रभेद का किसान भाई आप सिलेक्शन करके आप इसके खेती कर सकते हैं। और इसमें किसान भाई अच्छी तरह से जुताई खेत का प्रिपरेशन करेंगे। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसके आधार को मजबूत करना जरूरी होता है और इसके लिए खेत की तैयारी का काम अहम होता है। इसके लिए खेत की एक बार गहरी जुताई करें, बाद में 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर के माध्यम से करके पाटा लगा दें। साथ ही यदि संभव हो तो आखिरी जुताई के समय 10 टन गोबर की खाद को खेत में मिला दें। आधुनिक युग में वैज्ञानिक तरीके से खेती करना तभी संभव है जब किसान को यह पता हो कि आखिर उसके खेत में पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, और इसके लिए जरूरी है कि वह मिट्टी की जाँच कराकर पोषक तत्वों की पूर्ति करे। जूट यानी पटसन की बात करें तो इसके लिए कौन कौन पोषक तत्वों को कितनी मात्रा में कब देना है, आइए जानते हैं। और प्रिपरेशन करके उसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होता है, पहली जुताई, दूसरी और अंतिम जुताई करते हैं तो उस समय आप खाद का प्रयोग करेंगे। 40 kg नाइट्रोजन, 20 kg फास्फोरस और 20 kg पोटास की आवश्यकता होती है। और इसको खेत में अच्छी तरह से बराबर मात्रा में भुरकाव करके और इसका बुआई आप कर देंगे। किसान भाई एक और जानने की जरूरत है किसान भाई, हमारे किसान भाई क्या करते हैं, खास करके देखते हैं कि जब बुआई का समय होता है तो उसका सीड रेट कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो किसान भाई इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब ओलिटोरियस वैरायटी का प्रयोग करते हैं तो उसमें 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर का आप
आपको जरूरत होती, इसी हिसाब से आप लगाएंगे। जब कैप्सुलरीज की वैरायटी का प्रयोग करते हैं किसान भाई तो 7.5 kg प्रति हेक्टेयर आप इसका उपयोग करेंगे। तो इस तरह से बुआई कर देने के बाद किसान भाई आप देखेंगे कि जब ये इसका उत्पादन होगा, जिसका वो रेशा के लिए उत्पादन करते हैं तो वो 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। किसान भाइयों, जैसा कि फसलों की कटाई गहाई का कार्य जोरों पर चल रहा है और देश में कोरोना ने कहर मचा रखा है, ऐसे में आम जन के साथ साथ किसानों को भी इस कोरोना के कहर से बचाव करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को लॉकडाउन 2.0 के दौरान कम जोखिम वाले क्षेत्रों में छूट संबंधी गाइडलाइन जारी की है। ये छूट 20 अप्रैल से लागू होगी। कटाई और आने वाले दिनों में नए बुआई सीजन के शुरू होने के मद्देनजर खेती किसानी से जुड़े कामों को खास छूट दी गई है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। लॉकडाउन 2.0 के इस दौरान गतिविधियों पर छूट रहेगी। खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी। किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी। इनकी दुकानें खुली रहेंगी। कटाई से जुड़ी मशीनों, कंबाइन के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी। मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगे। दूध और दुग्ध उत्पादन के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी। मवेशियों के चारे से जुड़े प्लांट, रॉ मटेरियल की सप्लाई चालू रहेगी। मनरेगा में सिंचाई और वाटर कंजर्वेशन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी। मनरेगा के कामों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए किया जाएगा। फल, सब्जी, मीट, मछली, पोल्ट्री, खाद्यान्न, मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट बरकरार। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना होगा, लेकिन हॉटस्पॉट वाले इलाकों में ये लागू नहीं होगा। के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। इन दिनों कद्दू वर्गीय फसलों में फूल और फल बन रहे हैं। इसी समय फसल में कई हानिकारक कीट और रोग पनपने लगते हैं। इन्हीं में से आज हम बात करेंगे नेमाटोड की, जो कि कद्दू वर्गीय फसलों को काफी हानि पहुंचाते हैं। तो इनका नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला पूर्वी सिंहभूम की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आरती वीणा एक्का। सूत्रकृमि मुख्यतः कद्दू वर्गीय सब्जियों, चुकंदर, गाजर, टमाटर, बैगन, मिर्च, भिंडी, शकरकंद आदि सब्जी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। यह सूत्रकृमि प्राथमिक और द्वितीयक जड़ों को प्रभावित करके फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, कभी कभी देखने को आता है कि हमारी जो फसल है उसका ग्रोथ पूरा नहीं हो रहा है, वो फसल भी सूख करके मर रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ जा रही है और उसका कारण पता नहीं चलता है कि क्या है कारण। तो किसान भाइयों, ये जो सूत्रकृमि है या निमेटोड है, इसका प्रकोप जो है मिट्टी से ही जो लतर वाली सब्जियां हैं इनके जड़ों पे इनका अटैक होता है। ये जो सूत्रकृमि है ये बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही फाइन, एक सुई की तरह, पतले सुई की तरह होते हैं और ये जड़ों में घुस करके वहाँ पे गोल फॉर्मेशन करते हैं, वो वहाँ पे गांठ बना देते हैं। ये गांठ छोटे बड़े अलग अलग तरह के होते हैं। संक्रमित जड़ें विभिन्न आकार की गांठें बनाती है, जिसकी एक निश्चित संख्या से अधिक उपस्थिति पौधों में पानी और अन्य पोषक तत्वों को प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न करती है, जिससे ग्रस्त पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है। सब्जियों में सूत्रकृमि ग्रसित पौधा मुरझा जाता है तथा पौधा बौना रह जाता है। पौधों को उखाड़कर देखने पर यह दिखता है कि जड़ें सीधी ना होकर आपस में गुच्छा बना लेती है। जड़ों पर गांठें बनकर फूल जाती है
और पौधों में फूल व फल देरी से लगते हैं और वो झड़ने लगते हैं। फलों का आकार छोटा हो जाता है और उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। जनरली अगर देखा जाए तो ये जो गांठ होते हैं ये आप देखेंगे कि जो भी हमारे दलहन फसल है, इन दलहन फसलों में ये गांठ पाई जाती हैं। लेकिन ये जो लतर वाली सब्जियां हैं, अगर आप इस तरह की सब्जियों के जड़ों में इस तरह की गांठ देखेंगे तो ये 100% है कि आपके जो फसल है लतर वाली सब्जियां हैं, इसमें आपका सूत्रकृमि या निमेटोड का अटैक हुआ है। तो चूंकि ये मिट्टी से आती है तो हमें मिट्टी का भी प्रबंधन करना बहुत जरूरी है कि जो लतर वाली सब्जियां हैं उनके जड़ों पर नहीं आए, इसका आपको ध्यान देना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नीम या करंज की खल्ली है तो उसको आप 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर अपने खेत में डालते हैं 1 महीना पहले, जो फसल है लतर वाली सब्जियां उनको लगाने के पहले, तो आपका वो जो सूत्रकृमि या निमेटोड है, इनसे आपका जो फसल है उसका बचाव हो सकता है। दूसरी जो बात है उसमें जो होता है कि जो आप बीज लेते हैं उसको भी आपको देखना चाहिए कि उसको आप जो है कार्बोफ्यूरॉन जो है जो दवा है उससे करके उपचार करके ही अपने खेतों में लगाएं। तो इससे करके उपचारित करके जब आप लगाएंगे तो वो जो निमेटोड है उसका प्रकोप आपके जो सब्जियां हैं लतर वाली सब्जियां हैं उसमें नहीं होगी। अगर रोकथाम की बात करें तो 2 या 2 से अधिक विधियों का समावेश करके ही सूत्रकृमियों की रोकथाम की जा सकती है, जिसमें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए। इससे मिट्टी पड़े कृमि के अंडे तेज धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं। फसल लगने के 20 से 25 दिन पहले कार्बनिक खाद को मृदा में मिलाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में सूत्रकृमि का प्रयोग अधिक हो वहां पर उचित फसल चक्र को अपनाएं। अंतर्वर्तीय फसल के रूप में शतावर और गेंदे की 2 से 3 कतार मुख्य फसल के बीच में लगाएं। इन फसलों की जड़ों से निकलने वाला पदार्थ कृमि की रोकथाम में प्रभावी पाया गया है। रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन करें और अंत में यदि इन सब से रोकथाम नहीं हो तब रासायनों का प्रयोग करें। उसके अलावा जो है कि मिट्टी पे आप फ्यूमिगेशन जो हम लोग करते हैं, धुआं करना मिट्टी पे, फ्यूमिगेशन जो है डाइक्लोरोप्रोपेन या डाइक्लोरोप्रोपीन करके जो है उसके थ्रू भी आप फ्यूमिगेशन तकनीक को अपना करके अपने खेतों की मिट्टी को निमेटोड या सूत्रकृमि से मुक्त बना सकते हैं। और उसके अलावा जो है कि आप जो है ग्रीन मैन्यूरिंग खेत में ज़रूर करें। जहाँ भी आप इन लतर वाली सब्जियों को लगाते हैं वहाँ पे हरी खाद का प्रयोग करें। हरी खाद में आप गेंदा की पत्तियाँ हुई जो टेगेटिस बोलते हैं, साथ ही जैंथम करके जो स्पीसीज है उसकी पत्तियों को अगर आप मिट्टी में मिलाते हैं तो ज़रूर जो है कि आपकी जो मिट्टी में ये जो सूत्रकृमि है इसका प्रकोप नहीं होगा। तो कुछ प्रबंधन ऐसे हैं जिसको कि हमें पहले करना चाहिए, कुछ प्रबंधन ऐसे हैं जिसको कि हम लोगों को होने के बाद पर, लेकिन अगर एक बार हो जाता है तो उसमें फिर कुछ सुधार नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसमें ज़्यादा जरूरी है कि हम पहले इसमें प्रिकॉशन करें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। लगातार आबादी बढ़ने के साथ साथ खेती की जमीन भी कम होती जा रही है। कम होती कृषि योग्य भूमि को देखते हुए बहुत सी जगहों पर वर्टिकल खेती या खड़ी खेती का सफल प्रयोग किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में खेती करने का ये खास तरीका बड़ी तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। अगर सही तरीके से इस वर्टिकल फार्मिंग की जाए तो इसे बिजनेस का रूप दिया जा सकता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कृषि जोत सिकुड़कर अव्यावहारिक बन रही है और परंपरागत कृषि अलाभकारी हो रही है। ऐसे में वर्टिकल खेती ने फसल उगाने के एक आकर्षक तरीके के रूप में ध्यान आकृष्ट करना शुरू कर दिया है। कृषि की इस अनोखी प्रणाली में पौधों को दीवारों से जुड़ी अलमारियों पर रखे कंटेनरों में या उगाया जाता है या लंबे फ्रेम या पिलर पर टांगा जाता है। इसी पौधों को अपनी ऊंचाई तक बढ़ने और हर पौधे तक प्रकाश को पहुंचने की पर्याप्त जगह मिलती है।
देखिए, वर्टिकल गार्डनिंग जो है या वर्टिकल गार्डन्स, जिसको हम फिर गार्डनिंग करते हैं, जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसको गार्डनिंग बोलते हैं। ये एक तरह से एक तरह से बागवानी का है, नया कार्य है। और इसमें हम करते क्या हैं कि वर्टिकल जैसा नाम है, यानी खड़ा बागवानी, इसको अगर हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं खड़ा बागवानी। यानी ये ज़मीन जगह कम घेरता है और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे, इसके प्रति वर्ग मीटर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे आते हैं। छतों, बालकनी और शहरों में बहुमंजिला इमारतों के कुछ हिस्सों में फसली पौध उगाने को भी वर्टिकल कृषि के ही एक हिस्से के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसके सबसे अच्छे नतीजे तब मिलते हैं जब ऐसी खेती इमारत के भीतर या पॉली हाउस में की जाती है। इनमें पर्यावरण की दशाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। वर्टिकल कृषि का बुनियादी उद्देश्य कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे उगाना है। इसमें क्षैतिज की तरह वर्टिकल जगह का इस्तेमाल किया जाता है। इस बागवानी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि शहरों में जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जगह कम होती है, वहाँ पर कम जगह में भी वर्टिकल गार्डनिंग करते हैं। और वर्टिकल गार्डनिंग का मतलब होता है कि प्लेटफॉर्म में स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर पर हम पौधों को रखते हैं। और बागवानी कई तरह से करते हैं। एक तो लैंडस्केपिंग के साथ हम वर्टिकल गार्डनिंग करते हैं और दूसरे मल्टीप्लिकेशन। अगर आप नर्सरी मैन हैं, अगर आपकी एरिया कम है तो वहाँ पर भी हम पौधों को जो प्रसारण करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ पर भी हम स्ट्रक्चर बना के अपने पौधों को रखते हैं और फिर उनसे पौधे बनाते हैं। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंस है कि वर्टिकल फार्मिंग भी या वर्टिकल गार्डनिंग, यानी वो वेजिटेबल्स की और फूलों की, दोनों की जा सकती है और सालों भर की जा सकती है। होता क्या है, जब हम ग्रीन हाउस या पॉली हाउस बनाते हैं तो उसमें भी हम वर्टिकल गार्डनिंग करते हैं, चाहे वो फ्लावर्स के हो, फोलिएज प्लांट हो, फ्लावरिंग प्लांट्स हो, वो उसके अंदर सारे उसके रिक्वायरमेंट को मीट आउट करते हैं। चूँकि ग्रीन हाउस में जगह कम होती है तो उसके हम लेयर बना लेते हैं, 3 लेयर्स, 4 लेयर्स, 2 लेयर, यानी टायर सिस्टम में सेल्फ बना के हम उसमें पौधों को रखते हैं और देन उसके सारी सुविधाएं हम उसको रखते हैं। इसको एक तरह से कहिए कि हमारे पौधे दीवार के सहारे हैंग रहते हैं। और यहीं पर मैं दीवार की बात कर रहा हूं तो शहरों में जहां पर वातावरण बहुत टफ है और फूल पौधों का संख्या कम है तो वहां पर हम दीवार के साथ भी वर्टिकल गार्डनिंग करते हैं। यानी दीवार की पूरी एरिया को हम ग्रीन फोलिएज प्लांट में बदल देते हैं। उसमें करते क्या है कि दीवार के सहारे हम एक स्ट्रक्चर, स्टील का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और उस स्ट्रक्चर पर 1 से 1.5 फीट का स्लैब्स बनाते हैं और उस स्लैब्स में हम छोटे छोटे प्लास्टिक के पॉट्स लगा के उसमें हम पौधों को, डिफरेंट टाइप के पौधों को, जो ऐसे पौधे जिनकी रिक्वायरमेंट कम हो और सालों भर हरे भरे रहते हों, कलरफुल रहते हों, उनको लगाते हैं और ड्रिप से जोड़ देते हैं तो उनकी सिंचाई भी होती रहती है। तो पूरी दीवार हमको जो है रंगीन पौधों से भरा हुआ, हरा भरा दिखता है। तो इससे फायदा ये होता है कि वातावरण हमारा शुद्ध हो जाता है और प्रति वर्ग मीटर की जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, अगर हम नर्सरी करते हैं या वेजिटेबल्स करते हैं तो हमारी 3 to 4 टाइम्स हमारी प्रोडक्शंस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमारे इसके साथ साथ सुंदरता के साथ साथ हमारी आमदनी भी बढ़ जाती है। इस समय वर्टिकल कृषि मुख्य रूप से बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में होती है। यहाँ उद्यमियों ने शौकिया तौर पर वर्टिकल खेती की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में व्यावसायिक उद्यम का रूप दे दिया। इन शहरों में बहुत से उद्यमी हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसे जानी मानी प्रणालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पौधों को पानी में उगाया जाता है। इस पानी में आवश्यक पादप पोषक मिलते हैं। एरोपोनिक्स में पौधों की जड़ों पर केवल मिश्रित पोषक तत्वों का छिड़काव किया जाता है। गमले में लगे पौधों के मामले में आमतौर पर मिट्टी की जगह परलाइट, नारियल के रेशे, कोकोपीट, फसलों का फूस या बजरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आजकल वर्टिकल गार्डनिंग का प्रचलन विशेष तौर से शहरों में, भीड़ भाड़ वाले शहरों में, जहां कंकड़ पत्थर और दीवारें हैं, ईंट है, सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर कम जमीन में और उसके लैंडस्केप एंड डिजाइनिंग करते हैं वर्टिकल गार्डनिंग के साथ। और लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि हर आदमी वातावरण
फ्रेंडली होना चाहता है, वातावरण के साथ रहना चाहता है, तो इस तरह से आप गार्डनिंग करके आप अपने आसपास हरा भरा कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है बरवाटोली जिला लातेहार से धर्मेंद्र मुंडा ने। आप कड़कनाथ मुर्गियों की नस्ल पर जानकारी चाहते हैं, तो धर्मेंद्र जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह है अंश। मैं आज आप लोगों के बीच में कड़कनाथ मुर्गी पालन के विषय पे बताऊंगा, चर्चा करूंगा। कड़कनाथ मुर्गी पालन अन्य मुर्गी पालन के तरह ही है। कड़कनाथ का जन्मस्थली है मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ जिला में, और ये मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और आसपास के राज्यों में भी पाया जाता है। कड़कनाथ मुर्गी की विशेषताएं। मुर्गी की यह नस्ल कालामासी के रूप में जानी जाती है और मध्य प्रदेश इसका मूल स्थान है। इसके एक दिन के चूजों का रंग नीले और काले के मिश्रण जैसा होता है। वयस्क पक्षी के पंख नीले और काले रंग के होते हैं। त्वचा, चोंच, टांग, पैर की उंगलियों और नर एवं मादा के पैरों के तलबों का रंग गहरे भूरे काले रंग का होता है और कलगी, वेटल्स और जीभ भी बैंगनी रंग की दिखती है। इस नस्ल की खासियत यह है कि इसके अधिकतर आंतरिक अंग काले रंग के होते हैं। कड़कनाथ मुख्य रूप से उन लोगों के लिए फायदेदायक है जो खास करके हृदय रोग से ग्रसित हैं, जो कमज़ोर हैं, उनके लिए ये मांस उपयोग करना लाभदायक है। कड़कनाथ को पालने के लिए अन्य मुर्गी की तरह ही पाला जाता है, इसमें किसी खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। कड़कनाथ को मुख्य रूप से झाबुआ जिला से प्राप्त किया जा सकता है, छत्तीसगढ़ से प्राप्त किया जा सकता है, झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची वेटनरी कॉलेज से प्राप्त किया जा सकता है, कृषि विज्ञान केंद्रों से प्राप्त किया जा सकता है, सरायकेला कृषि विज्ञान केंद्र में भी उपलब्ध है। यहाँ के कई किसान कड़कनाथ मुर्गी पालन कर रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं। कड़कनाथ मुर्गी 20 हफ्ते में 920 ग्राम तक हो जाती है। 18 महीने तक मुर्गियों को पालने पर इनका शरीर भार लगभग 3 से 4 किलोग्राम तक हो जाता है। इसका वार्षिक अंडा उत्पादन 120 से 125 अंडे होता है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। रजनीगंधा की खेती से किसान कमा सकते हैं अधिक मुनाफा। पुराने मछली तालाबों का जीर्णोद्धार करके तालाबों को फिर से बनाए उपयोगी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।